हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जो भी लोग लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। हेलो एवरीवन, जो भी लोग लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? जो भी लोग लाइव हैं प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? देखो, कल का जो लेक्चर है वो हमने किया था लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर, और उसके काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन किए थे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के। आज का जो लेक्चर है उसमें भी हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के ही क्वेश्चन करेंगे, और फिर कल का जो लेक्चर है उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंस्ट्रेंट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो होपफुली जो कल मैंने लेक्चर किया था वो सभी को समझ में आ गया होगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें सबसे पहले कुछ, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी छोटी छोटी, और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो ये आपको याद होने चाहिए। तो ठीक उसी तरह से आज भी मैं कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, सो दैट आपको जो चीज़ें हैं वो याद रहें, है ना, वो आपको याद रखनी है। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाए और क्वेश्चन सॉल्व करने हो आपको, तो कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो अगर आपको पहले से पता है तो फिर क्वेश्चन करना आपको आसान हो जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पहले मैं लिख रहा हूँ, है ना, पहले वो क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ जनरलाइज्ड पोटेंशियल। अ पार्टिकल अ पार्टिकल is moving a particle is moving under the action of particle is moving under the action of generalized potential. Generalized potential. जनरलाइज पोटेंशियल और जो जनरलाइज पोटेंशियल है उसकी वैल्यू में गिवन है वी वी क्यू क्यू डॉट। यहां क्यू डॉट लिखा है, ध्यान से देखना है इस चीज को, इक्वल्स टू 1 + q डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर। 1 + q डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर। The magnitude of generalized force is the magnitude of generalized force is magnitude of generalized force is। तो जनरलाइज फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, जनरलाइज फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें बताना है। ऑप्शंस हमें गिवन है, पहला ऑप्शन हमें गिवन है 2 1 + q डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन हमें गिवन है 1 - q डॉट 2 1 - q डॉट अपॉन क्यू क्यूब। थर्ड ऑप्शन है 2 अपॉन क्यू क्यूब, 2 अपॉन क्यू क्यूब। और फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है 2 अपॉन क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब। फोर्थ ऑप्शन हमें गिवन है q डॉट अपॉन क्यू क्यूब। देखो, अब सबसे पहली चीज तो यहां पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को आप पकड़ो तो वो पोटेंशियल यहां पर है पोजीशन और वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है कंजर्वेटिव और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। तो सबसे पहला तो जब मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाऊं उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है। पोटेंशियल इज पोजीशन डिपेंडेंट। अब जब हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे होते हैं और जब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं, बट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
पोटेंशियल इज पोजीशन एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट, पोजीशन एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट, पोजीशन एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है ये पोजीशन और वेलोसिटी दोनों के ऊपर लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि ये कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो जनरलाइज फोर्स की हम वैल्यू लिखते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है पहले से ही। और फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए Q यानी कि जनरलाइज फोर्स, उसकी वैल्यू हम लिखते हैं डेल V अपॉन डेल Q। V जो है V का मतलब है पोटेंशियल, Q का मतलब है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, और प्लस D अपॉन डी टी डेल V अपॉन डेल Q, D अपॉन डी टी डेल V अपॉन डेल Q डॉट। ये फॉर्मूला हम जनरलाइज फोर्स का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला जनरलाइज फोर्स का यूज़ करते हैं कब, जब जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है, या ऐसा कह लो जो पोटेंशियल है वो पोजीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, जब पोटेंशियल जो पोजीशन डिपेंडेंट है तो हम ये यूज़ करते हैं। समझ आ गई यहाँ तक बात, है ना? यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जो पोटेंशियल दिया हुआ है उस पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना है, एक बार Q के रेस्पेक्ट में और एक बार किसके रेस्पेक्ट में, Q डॉट के रेस्पेक्ट में। एक बार करना है Q के रेस्पेक्ट में और एक बार करना है किसके रेस्पेक्ट में, Q डॉट के रेस्पेक्ट में। तो जब Q के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, -2 1 प्लस Q डॉट अपॉन Q क्यूब बनेगा। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर Q तो एज इट इज लिखा रहेगा, ये माइनस रहेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ बनेगा 1 प्लस Q डॉट और अपॉन ये 2 भी आएगा और ये हो जाएगा Q क्यूब पहला, फिर D अपॉन डी टी। अब इसको आपको करना है Q डॉट के रेस्पेक्ट में, तो Q डॉट के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Q स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Q स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा 1 प्लस Q डॉट अपॉन Q क्यूब, 1 प्लस Q डॉट अपॉन Q क्यूब। फिर 1 अपॉन Q स्क्वायर का करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा -2 अपॉन Q क्यूब, -2 अपॉन Q क्यूब Q डॉट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 अपॉन Q क्यूब। क्या आंसर आएगा, 2 अपॉन Q क्यूब, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसमें डिफरेंशिएशन करना वरना तो बहुत आसान काम था, ऐसा कोई भारी काम नहीं था जिसको आप ना कर पाओ। मेन चीज़ जो ये थी जो कि पोटेंशियल डिपेंडेंट हो, जब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो तो वो पोजीशन डिपेंडेंट होती है, ये आपको याद रखना है। और जब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो तो वो वेलोसिटी डिपेंडेंट और पोजीशन डिपेंडेंट दोनों होती है। और उस केस में फॉर्मूला ये लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम के अंदर तो है ना। तो एक चीज़ तो आप ये याद रखेंगे और मेरे हिसाब से बहुत इजीली आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी। एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, एक होता है रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन, एक होता है रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन, ठीक है। एक होता है रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन, रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन, रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन। अब ये रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन क्या होता है और इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है और डैम्पिंग फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है और डैम्पिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं जो डैम्पिंग फोर्स है और या जो फ्रिक्शन फोर्स है। डैम्पिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स को हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, उसको हम वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं कि डैम्पिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं के करके, जैसा हम चाहे वैसा उसको लिख सकते हैं। तो फिर यहां से हम किसका यूज करते हैं, यहां से हम एक क्वांटिटी का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं जीटा। क्या कहते हैं, जीटा। और जो ये जीटा जो वैल्यू आती है जीटा, उस जीटा को हम नाम देते हैं, जीटा को हम नाम देते हैं डेसिपेटिव फंक्शन, ठीक है। तो सिंस मैं यहां से सीधा क्वांटिटी को डिफाइन कर देता हूं कि जीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/2
1/2 एल्जेब्रिक समेशन, ये लिखा हुआ है एल्जेब्रिक समेशन के एक्स आई डॉट स्क्वायर। ये डॉट एक्स आई डॉट का मतलब हो गया वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी है। तो एक क्वांटिटी हमने डिफाइन की जिसको हम कह रहे हैं जीटा, और जीटा जो है उसको हम नाम देते हैं रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन, रेल्स डेसिपेटिव फंक्शन। अब इसको यदि आप एक्स आई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यदि आप इसको एक्स आई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यदि ये जो फंक्शन है इसको आप एक्स आई डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि आप ऐसा लिख दो एक्स आई डॉट, तो यहां से आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, 2 टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा, एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन के एक्स आई डॉट, ऐसा लिख लिया आपने, है ना, यहां से ये लिख दिया आपने के एक्स आई डॉट। और सिंस डैम्पिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स आर वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ आई डी। डैम्पिंग फोर्स को अगर मैं लिखूं माइनस क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं, ये जो मोशन है उसको अपोज करते हैं। तो यहां पर लिख लिया मैंने एल्जेब्रिक समेशन के मतलब कांस्टेंट, और यहां पर वेलोसिटी को हमने लिख दिया एक्स आई डॉट, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ आई डी इक्वल्स टू माइनस डी जीटा अपॉन डी एक्स आई डॉट। ये एक रिलेशन बनता है, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। यहां पर एक्स आई डॉट लिखा हुआ है मैंने, है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक्स आई डॉट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला जो रिलेशन है ये आपको याद रखना है। और इस रिलेशन को जब आप मोशन ऑफ इक्वेशन में यूज करेंगे, है ना, तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस फोर्स, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंजेस होंगे, वो कहलाएगी डी अपॉन डी टी, ये डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, डेल एल अपॉन डेल क्यू। और यहाँ पर ये जो फोर्स है ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस डेल जीटा अपॉन डेल क्यू आई डॉट, डेल क्यू डॉट। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगी जब हम किसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जब हम डेसिपेटिव फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाता है कि जब आप डेसिपेटिव फंक्शन का यूज़ करते हैं, या ये पूछ लिया जाए कि जब आप डैम्पिंग फोर्स का यूज़ कर रहे हैं या फ्रिक्शन फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में इनमें से इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए कौन सी सही इक्वेशन होगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सही इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी अपॉन डी टी, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, क्यू डॉट का मतलब हो गया जनरलाइज वेलोसिटी, माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू प्लस डेल जीटा अपॉन डेल क्यू डॉट, है ना। ये आप याद रखेंगे, ये याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर, मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चला जाए, बोलो भाई, आगे चला जाए, चलो भाई अब आगे चलते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, उस क्वेश्चन में बोला गया है एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टेंस एल। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमें इंडक्टर दिया हुआ है एल और कैपेसिटेंस दिया हुआ है सी। फाइंड द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। हमें लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम बताना है। चार्ज ऑफ कैपेसिटर जो है वो क्यू दिया गया है, कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कितना दिया गया है, क्यू, ठीक है। कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कितना दिया गया है, क्यू। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर है ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होगी मैग्नेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी जो कि स्टोर करेगा कौन, इंडक्टर, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, मैग्नेटिक एनर्जी के। और कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इक्विवेलेंट होगी पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। तो यहाँ पर दो एनर्जी आएगी। तो इंडक्टर की जब मैं बात करूंगा तो इंडक्टर कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी। और इंडक्टर की ये मैग्नेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी, ये इक्विवेलेंट होगी
काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, तो इंडक्टर की एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। और आई को हम क्या लिखते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी, तो उसको हम लिखते हैं क्यू डॉट। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बनेगी, हाफ एल आई स्क्वायर। आई का मतलब होता है डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ एल और क्यू डॉट स्क्वायर। तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हमें कौन सी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कौन स्टोर करेगा, वो करेगा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो ये किसके बराबर होगी, V, और इसको हम लिखेंगे हाफ सी वी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो जो हमारे पास L जो है उसकी वैल्यू होती है T माइनस वी, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ L क्यू डॉट स्क्वायर माइनस हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये हमारे पास वैल्यू बन गई किसकी, लैग्रेंजियन की। ठीक है, किसकी वैल्यू बन गई, लैग्रेंजियन की वैल्यू बन गई। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको क्या चाहिए, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो गया, क्यू। तो आप वैल्यू निकालोगे किसकी, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट की। तो डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये बचेगा एल क्यू डॉट, और फिर इसका डी अपॉन डी टी करोगे तो डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल क्यू डबल डॉट। इसी तरह से हमें एक वैल्यू चाहिएगी डेल एल अपॉन डेल क्यू, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी क्यू बाय सी। इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा एल क्यू डबल डॉट, एल क्यू डबल डॉट, और यहाँ से क्या बनेगा माइनस, ये माइनस ऑलरेडी आएगा भाई, यहाँ पर माइनस आएगा साथ में, क्योंकि आप डेल एल अपॉन डेल क्यू कर रहे हो और यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बनेगा क्यू डबल डॉट प्लस, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास एल क्यू डबल डॉट प्लस क्यू बाई सी इक्वल्स टू 0, और ये बन गई है इक्वेशन ए हमारा आंसर आ गया। इसको आपको फर्दर अगर आपको सॉल्व करना है तो फर्दर आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, एल से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एल सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये बन गई इक्वेशन ऑफ एस एच एम की इक्वेशन बन गई है, एस एच एम की इक्वेशन बन गई। तो ये 1 अपॉन एल सी ये बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर के, तो ये बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा जो है वो किसके बराबर हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, जो आप पढ़ते भी हैं ऑसिलेशन में। एल सी ऑसिलेशन के अंदर जब आप फ्रिक्वेंसी निकालते हैं, फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आप यहीं से निकालते हैं, 2 पाई आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट एल सी। तो जब आप एल सी ऑसिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें यही इक्वेशन बनाते हैं, वो एस एच एम की इक्वेशन बनती है, एस एच एम की इक्वेशन बनती है तो फ्रिक्वेंसी उससे इसी तरह निकाली जाती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। आपसे तो खैर केवल यहाँ तक पूछा गया है ऑप्शन ए तक, पर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन का ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग इन अ कंबाइंड फील्ड ऑफ ग्रेविटी along the z एक्सिस एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E along x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक हमें पार्टिकल दिया है जिसका मास है m और चार्ज है q, वो मूव कर रहा है कंबाइंड फील्ड ऑफ ग्रेविटी along z एक्सिस एंड अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका है कांस्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस। लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम लिखना है, क्या लिखना है, लैग्रेंजियन। तो सबसे पहले तो टी की वैल्यू हम लिखे, टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो मान लो कि जो डायरेक्शन है वो एक्स है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। एंड कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी एक तो एम जी जेड, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी, एम जी जेड। और एक जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगी। एक जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे लिखेंगे, देखो F बराबर होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से फोर्स आएगा Q इंटू ई, और मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन हो रही है एक्स डायरेक्शन में, है ना। पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज मूविंग इन कंबाइंड फील्ड ऑफ ग्रेविटी along the z axis and constant electric field along the x axis। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो लग रहा है x axis के along, और ग्रेविटी जो है वो किसके along है, z axis के along है। तो z axis में तो पोटेंशियल एनर्जी ये होगी,
और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, माइनस क्यू ई एक्स, उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू ई एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू ई एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यू ई एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो क्यू ई एक्स। तो हमें लिखना है लैग्रेंजियन, तो लैग्रेंजियन क्या लिखा जाएगा, टी माइनस वी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा एम जी जेड, और ये हो जाएगा माइनस क्यू ई एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ये हमारे पास लैग्रेंजियन की वैल्यू हो जाएगी, ये लैग्रेंजियन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। तो सही आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द लैग्रेंजियन फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम is L equals to AQ square plus BQ power 4 where Q is a generalized coordinate and A and B are constant. The equation of motion for this system is, हमें बताना है इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है, इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताना है। तो हमें L की वैल्यू दी है ए क्यू डॉट स्क्वायर है, ये क्यू डॉट स्क्वायर, तो L की वैल्यू है ए क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बी क्यू पावर 4। तो यहाँ से आप निकाल लो डी एल अपॉन डेल क्यू डॉट, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट निकालोगे तो ये बनेगा 2a क्यू डॉट, क्या बनेगा 2a क्यू डॉट। और इसी तरह से हम निकाल लेंगे डेल एल अपॉन डेल क्यू, डेल एल अपॉन डेल क्यू ये भी हम निकाल लेंगे। तो डेल एल अपॉन डेल क्यू जब आप निकालोगे तो ये क्या बनेगा 4b क्यू क्यूब, ये क्या बनेगा 4b क्यू क्यूब। अब आपको इसको टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, यानी कि आपको बनाना है d अपॉन डी टी और डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट, ये बनाना है आपको। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2a क्यू डबल डॉट, 2a क्यू डबल डॉट, ये वैल्यू बन जाएगी। और अब आपको इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, डे अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू 0, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2a क्यू डबल डॉट और माइनस 4b क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा a क्यू डबल डॉट इक्वल्स टू 2b क्यू क्यूब, है ना। तो q डबल डॉट की वैल्यू, q डबल डॉट की वैल्यू क्या बनी, ये वैल्यू बन जाएगी अच्छा यहाँ से डेल एल अपॉन ये हम किसका आएगा, हाँ ठीक है। तो q डबल डॉट की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी 2b क्यू क्यूब अपॉन a, 2b क्यू क्यूब अपॉन a, जो कि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, b। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कोई इसमें टिपिकल टास्क नहीं था जिसको आप ना कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बीड इज कंस्ट्रेन्ड टू अ स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस रोड दैट इज फिक्स्ड एट एंगल थीटा विद अ वर्टिकल एक्सिस एंड इज रोटेटिंग विद एंगुलर frequency omega about the axis as shown, taking the distance s along the rod as the variable, the Lagrangian for the bead is equals to। तो Lagrangian जो है इस बीड के लिए किसके इक्वल होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये जो s है s, इसके दो कंपोनेंट बन रहे होंगे। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा इसका, एक तो हो जाएगा ऐसे और एक हो जाएगा ऐसे, ठीक है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा s साइन थीटा, ये वाला, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा s कॉस थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो बीड है वो इस लेंथ के अलोंग चल रहा है, तो ये लेंथ हो गई, तो ये लेंथ हो गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अब रोटेशन भी कर रहा है सेम टाइम पर, तो इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी है, एक है इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक इसके पास है ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी। अब जो मोशन है वो ऐसे हो रही है, ऐसे, तो v को आप क्या लिख सकते हो, s डॉट लिख सकते हो, v को आप क्या लिख सकते हो, s डॉट। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख दोगे, हाफ एम एस डॉट स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई जो होता है आई वो होता है एम आर स्क्वायर, आर जो डिस्टेंस होती है अगर यहाँ पर बीड है तो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए आर, तो ये आर होगा। तो ये आर किसके बराबर है, एस साइन थीटा के बराबर है। तो इसको आप क्या लिखोगे, एम एस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा,
इसको क्या लिखोगे, एम एस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गई कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। और ये आई की वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे। उसके बाद वी जो है वी, वो क्या होगा, वो होगा एम जी वाई, और वाई क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एस कॉस थीटा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, वाई की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको लिखना है लैग्रेंजियन। तो लैग्रेंजियन किसके बराबर होगा, एल इक्वल्स टू टी माइनस वी। तो इसका जब आप लैग्रेंजियन लिखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, टी माइनस वी। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी की वैल्यू हो गई हाफ एम एस डॉट स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस हाफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी एम एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आई की वैल्यू हो गई, और ओमेगा स्क्वायर। और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू एम जी एस साइन थीटा, एम जी एस साइन थीटा। तो देखो क्या आंसर बन रहा है, हाफ एम एस डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको सबको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और माइनस एम जी एस साइन थीटा। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इज इट क्लियर, है ना। मेरे समझ में यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है द लैग्रेंजियन ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल के लिए उसका लैग्रेंजियन दिया है, अल्फा और के कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। दैट मीन्स कि अब आपको यहाँ क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया मैंने ऐसे, डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू जीरो, ऐसा लिख लिया। तो यहाँ से क्या बनेगा, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट आपको पहले निकालना है, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। तो कैसे निकालोगे, एक्सपोनेंशियल अल्फा टी एज इट इज लिखा रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एक्स डॉट, ये क्या बन जाएगा एम एक्स डॉट, और इसका टाइम के रेस्पेक्ट में भी करना है। तो डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट करोगे, तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या बन जाएगा, जब टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्सपोनेंशियल अल्फा टी एम एक्स डॉट का होना है, तो ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, एम एक्स डबल डॉट एक्सपोनेंशियल अल्फा टी। फिर क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी टी के फॉर्म में है तो उसका भी होगा, तो यहां से इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट एक्सपोनेंशियल अल्फा टी प्लस अल्फा एम एक्स डॉट और एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, ये बन गया। और दूसरा आपको निकालना है डेल एल अपॉन डेल एक्स, डेल एल अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, और यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी माइनस के एक्स, क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस ऑफ के एक्स, ये वैल्यू बन जाएगी। ये सारी वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ करके लिख रहा हूँ मैं। तो ये वैल्यू आप रखोगे तो ये बनेगा एम एक्स डबल डॉट एक्सपोनेंशियल अल्फा टी और प्लस अल्फा एम एक्स डॉट एक्सपोनेंशियल अल्फा टी, और यहाँ पर ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये एल है, यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो गया, और ये बन जाएगा के एक्स एक्सपोनेंशियल अल्फा टी इक्वल्स टू जीरो। एक्सपोनेंशियल अल्फा टी हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से कॉमन लेके हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एम एक्स डबल डॉट प्लस अल्फा एम एक्स डॉट और प्लस के एक्स इक्वल्स टू जीरो। एम से डिवाइड कर दो इसको पूरे को, तो ये बन जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस अल्फा एक्स डॉट प्लस के बाय एम एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन गई बेटा। तो हमारे पास जो सही आंसर आ गया वो क्या आ गया, डी आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल इज कंस्ट्रेंड टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये वैसा ही क्वेश्चन है सरफेस स्फीयर वाला जो पहले कराया था। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बताना है, किसमें बताना है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, लैग्रेंजियन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो तो देखते ही आपको आ जाना चाहिए, रो डॉट स्क्वायर रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर,
ये पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, तो वो देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें ये तो लगेगा ही लगेगा आंसर में। ठीक है, तो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बनाना है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन है वो तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए। तो वो मैं अब बताऊंगा नहीं, वो आपको पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ एम रो डॉट स्क्वायर जो कि रेडियस का काम करेगा, रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन तो आएगा ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या आ जाएगा, एम जी जेड। तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, एम जी जेड। तो इसका लैग्रेंजियन क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, माइनस एम जी जेड। तो ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर सी, ये सिलेंडर दिया हुआ है ये विद मास m, और इसका जो मास है वो स्मॉल m है, स्मॉल m, एंड रेडियस a, इसकी रेडियस है a, रोल्स ऑन अ रफ आउटर सरफेस ऑफ अ फिक्स हॉरिजेंटल सिलेंडर ऑफ रेडियस b। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस b है और ये एंगल कितना बना रहे, थीटा बना रहे। द सिलेंडर, तो लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम लिखना है, तो यहां से और यहां तक की टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, a प्लस बी, जिस पे ऐसे घूम रहा है a प्लस बी। तो a प्लस बी अगर आर्क बनाए तो सिंस आर्क जो होता है आर्क, तो आर्क होता है एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। तो ये ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये आर्क बना रहा होगा, मान लो ये यहां पर आ जाता है अभी यहां पर, तो यहां से यहां तक आने में इसने एक आर्क बनाया होगा। तो वो आर्क किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी a प्लस बी, ये तो हो जाएगी रेडियस यहां से यहां तक, a प्लस बी, और एंगल कितना चला देगा, थीटा। तो a प्लस बी थीटा, ठीक है, कितना एंगल चला देगा, a प्लस बी थीटा। तो ये इसकी जो डिस्टेंस है, जो ये जिस डिस्टेंस को कवर करेगा, जो आर्क बनाएगा, वो मैंने बना लिया। ये आर्क की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमें यहां से क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो अब इसके पास जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी, तो ये सिलेंडर के ऊपर चल रहा है, तो इसके पास रोटेशन भी है, और इसके पास क्या है, इसके पास ट्रांसलेशन भी है। रोटेशन और ट्रांसलेशन इसके पास दोनों है। तो रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों है, तो यहां से हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है सबसे पहले। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन की। तो काइनेटिक ट्रांसलेशन की क्या लिखी जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और प्लस ये वाली एनर्जी जो है वो क्या लिखी जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब v जो है v वो किसके बराबर होता है, ओमेगा आर। v किसके बराबर होता है, ओमेगा आर, और ओमेगा जो है वो किसके बराबर होता है, d अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसको आप लिख सकते हो थीटा डॉट, और ये हो गया आर, आर यानी कि रेडियस। तो यहां से यहां तक वैल्यू कितनी हो गई, a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा डॉट और a प्लस बी, यानी कि v स्क्वायर की जो वैल्यू आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, हाफ m तो लिखोगे, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर बनेगा हाफ i, और ओमेगा को आप क्या लिख दोगे, थीटा डॉट स्क्वायर, ओमेगा को आप क्या लिख दोगे, थीटा डॉट स्क्वायर। फिर आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपको लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, अब आपको लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वर्टिकल आपको चाहिए, तो वर्टिकल ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg और a प्लस बी कॉस थीटा, mg a प्लस बी कॉस थीटा। तो कुल जो लैग्रेंजियन बनेगा वो बनेगा t माइनस वी, क्योंकि के जो है उसको हम t लिखते हैं और पी जो है उसको हम v लिखते हैं। तो लैग्रेंजियन जो बनेगा यहाँ से, तो वो लैग्रेंजियन हमारे पास बनेगा L इक्वल्स टू t माइनस वी। तो t की जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी हाफ m a प्लस बी होल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी, और ये हो जाएगा a प्लस बी कॉस थीटा। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये क्या है, यहाँ पर
जो इसके ऊपर रोल कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर इसके ऊपर रोल कर रहा है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर इसके ऊपर रोल कर रहा है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना लिखेंगे, mr²/2। कितना लिखेंगे, mr²/2। ये सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो फॉर सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की जो वैल्यू है वो लिखेंगे mr²/2। तो यहाँ चेंजेस करो तो L की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा हाफ m a + b स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हाफ, ये लिखा जाएगा mr²/2 और थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg a + b और कॉस थीटा, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, यहाँ से इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, r जो है r, ये r जो है रेडियस, इस रेडियस को हम क्या लिख रहे हैं, a + b। तो इस रेडियस को a + b लिख रहे हैं, तो यहाँ पर a + b हो जाएगा r की जगह, तो ये हो जाएगा m a + b का होल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से L की वैल्यू जो है, L की वैल्यू वो बनेगी 3/4, ये बन जाएगा 3/4 m a + b होल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर m थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg a + b और कॉस थीटा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसको मैच कराओ, किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है 3m/4 a + b थीटा डॉट स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg a + b और कॉस थीटा, ये ऑप्शन बी बन रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि एक बार थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में कर दो और एक बार किसके रेस्पेक्ट में कर दो, थीटा डॉट के रेस्पेक्ट में, थीटा के और थीटा डॉट के। तो फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन, आप एक बार वैल्यू निकालो del थीटा डॉट की। तो जब आप del थीटा डॉट की वैल्यू निकालोगे तो ये लिखा जाएगा 3/2, क्या लिखा जाएगा, 3/2 m a + b स्क्वायर थीटा डॉट, ये लिखा जाएगा। और del थीटा जब निकालोगे, del थीटा, तो del थीटा की वैल्यू आएगी mg a + b और cos थीटा का करोगे माइनस साइन थीटा आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू डालनी है किसमें, d/dt del थीटा डॉट माइनस del थीटा इक्वल्स टू 0। तो इसमें वैल्यू डालनी है। तो इसके अंदर जब आप वैल्यू डालोगे तो इसका दोबारा से आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/2 m a + b स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये हो जाएगा माइनस mg a + b और साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो आपको थीटा डॉट के फॉर्म में लिखना है इसको। तो यहाँ से a + b, देखो थीटा डॉट इक्वल्स टू, ये बनेगा 2/3, एक a + b से एक a + b कैंसिल होगा, g रहेगा ही रहेगा, तो a + b एक यहाँ पर आ गया, a + b, और यहाँ पर जाएगा साइन थीटा। तो थीटा डबल डॉट इक्वल्स टू 2g साइन थीटा अपॉन 3 a + b, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने। अब इसके बाद इसका एक लेक्चर और लूँगा मैं, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, कंस्ट्रेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम कवर करेंगे। और जो हमारे पास जो कंजर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, कंजर्वेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।